एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सॉरी सर, चश्मा यही है आपके पास? जी सर यही है। तो उतार दीजिए। सर निगाह वाला है। सुबह कितने मीटर दौड़ते हो? सर बेरोजगार हो? नहीं सर, तैयारी में लगे हुए हैं बस। उसी को बेरोजगारी बोलते हैं भाई। नाम क्या बताया आपने? भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जी विदेश कहाँ कहाँ गए हैं आप? सर बहुत जगह घूमा हूं मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी कोरियर बॉय? नहीं, ये मेरी फर्स्ट जॉब नहीं थी। मेरी एक्चुअल फर्स्ट जॉब थी मम्मी की तरफ से सीक्रेट एजेंट बन के बाहर बैठे रिश्तेदारों की जनसंख्या करनी, यानी पूछताछ करनी आपकी कितनी बीवी बच्चे हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, घर में कलर टीवी है या रेडियो। ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद जब मैं ऑफिशियल्स को जमा करवाता था तब डिसाइड होता था कि कितने कप चाय बनेगी। लेकिन ये सर्विस में ज्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि देश को मेरे से बेहतर सिपाही मिल गए थे। करण के लेम जोक्स का कारण कहीं ना कहीं उसका ये अकेलापन ही था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे किराना शॉप खोलनी चाहिए जहां पे मैं पोकेबॉल्स बेचूंगा। 5 रुपए का दिल्ली से पिकाचू लाके 15 रुपए का यहाँ पे बेचूंगा। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यह बिल्कुल ही बचकाना और बेवकूफी वाली बात है। इतने कंपटीशन के रहते मैं ये सब नहीं कर सकता। ऑलरेडी मोहल्ले में 3 दुकानें थी। पहली दुकान में एक एनिमेटर भाई की तरह दिखने वाला मोटा व्यक्ति बैठता था जिसको देख के मेरी मम्मी बोलती थी अगर 5 रुपए के ज्यादा से नूडल खाओगे तो इसके जैसे बन जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता था क्योंकि अफवाह थी कि वो मोहल्ले के बच्चे गायब करके खाता है। एनिमेटर भाई मोर लाइक एनी मोटा भाई। ऐसे धीरे धीरे करण को अपने दोस्तों की बेइज्जती करने में मजा आने लग गया जिससे वो पूरी तरह अनजान था। दूसरी दुकान पे एक टूटा हुआ साज बैठता था जो हमेशा मुझे टूटा हुआ माल बेचता था। कभी टूटे हुए कंचे और कभी टूटे हुए बेब्लेड वो मुझे स्पेशल एंड बेटर क्लास बोल के बेच देता था, जिसको खरीदने के बाद मैं स्टारबक्स में बैठे हुए कॉफी पीने वाले बंदर की तरह फील करता था। पढ़ा लिखा अनपढ़, तूने पिंक पहना है तो तू गे है। और तीसरी दुकान मेरे स्कूल के सीनियर की थी जिसको मैंने बोल दिया था कि मेरा फेवरेट रेसलर अंडरवियर है। ऑफ कोर्स मैं अंडरटेकर बोलना चाहता था, पर इंसान सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द के सामने ही नर्वस फील करता है। एक मिनट, मेरी वीडियो देख के तुम क्यों नर्वस फील कर रहे हो एनिमेटर भाई? करण इन्हीं सभी बातों को धीरे धीरे हंसी ठिठोली समझने लग गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां से वापिस आना लगभग नामुमकिन है। एक्चुअली नर्वसनेस से ज्यादा एम्बेरसमेंट की बात होती है। एम्बेरसमेंट के नीचे अंडरलाइन क्यों आ रही है भाई? यार अनपढ़ता की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और आप डिस्टर्ब हो रहे हो। क्या मुझे उल्टा बोलना चाहिए था? काश मैं क्लासरूम की ओर रुक कर लेता। मतलब करा था लेकिन तेज भाग गया और सबके सामने मैं क्लास में गिर गया। खुद को एम्बेरस फील करवाया। पता नहीं मैंने ये क्यों करा और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ। द पॉइंट इज मोहल्ले में बहुत सारा कंपटीशन था जिसकी वजह से ये मेरा बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया। उस दिन करण को समझ में आ गया कि करण इतना पावरफुल नहीं है कि बड़ी बड़ी शक्तियों से क्या बोलते हैं शख्सियतों से पंगा ले सके। भाई मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है। इवन मैंने आप सबको बता रखा है कि मैंने +1 में आर्ट इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे लगता था आर्ट वाले बंदे आर्टिस्ट बन जाते हैं। फिर पता चला वो तो फिर दूरदर्शन में बैठे वकील ने बताया कि 10th के बाद MIT से MBBS करके जेई में एडमिशन ले लो। पता नहीं ऐसा ही कुछ बोला होगा। यकीन मानो मैं नशा करके रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे को याद आ जाता है कि पंजाब से हूँ। तो गोलियों को शौक रखने के लिए मैंने आर्मी में ज्वाइन करने का मन बना लिया। फिर सोचा यार औकात की बाहर की बात है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री के पर्सनल बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। राम राम भाई सारे आने। आज प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड बनने का दिन चौथा। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाने के लिए 3 पोज सिखाए। फिर मैंने उनको एक टोपी पहनना सिखाया जिसके अंदर जाली। अगले दिन मैं कॉस्मोस का एपिसोड देख के एस्ट्रोफिजिक्स की किताबें इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ कि कौन कौन सी किताबें लगेंगी मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए। मेरी ये हरकत देख के मुझे गूगल ने 6 महीने का बैन लगा दिया और मैं अभी तक बुंड यूज कर रहा हूँ। अबे बिंग यूज कर रहा हूँ लिखा था। क्या ये ऑटो करेक्शन की माँ का। बिंग यूज करते करते मेरे पास गेमिंग पॉइंट्स इकट्ठे हो गए जिससे मैंने ऑनलाइन चमड़ी बेचने का धंधा शुरू कर दिया। इससे पहले तुम लोग मेरा ओनली फैंस का अकाउंट मांगो। चमड़ी से मेरा मतलब था गेमिंग स्किन्स। और वैसे भी ऑफ पे मैं सिर्फ अपने फीट्स की फोटो डालता हूँ जिसको देख के आप लोग को कुछ खास मजा आएगा नहीं, एक्सेप्ट 1 मैंगलोरियन गाय। अच्छा सॉरी एनिमेटर भाई। फिर वाइवा में मेरे से पूछा गया क्या बनना चाहते हो? सर CBI ऑफिसर। CBI की फुल फॉर्म पता है? सर फुल फॉर्म बतानी है तो मैं MRF टायर बनना चाहूंगा। वो मुझे इसलिए पता थी क्योंकि मैंने अपने साइकिल पे मर्सिडीज का लोगो चिपका रखा था और टायर्स पे लिख रखा था मद्रास रबर फैक्ट्री। फिर उसी साइकिल से BMW का 6 महीने तक का सफर मुझे मेरे दोस्त ने 500 रुपए के पास से पूरा करवाने का वादा किया। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। हेलो, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ भाई। यहाँ पे ऑलरेडी डोरेमोन दारू पी के नोबिता को बेल्ट से पीट रहा है। के मेरे गैजेट बेच के MLM की स्कीमें खरीदता है। डोरेमोन, वो सुनिया ने बोला था 3 बंदे जोड़ेगा तो BMW मिलेगी। बेटा अगर मेरे गैजेट वापस नहीं आए ना तो आज बिग लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे। करण को अब साफ साफ पता चल चुका था कि उसको जिंदगी में क्या करना है। इन सब के बाद मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है। अच्छा सॉरी, उसको नहीं पता चला था। अबे तू है कौन बार बार बीच में आ जाता है? मैं हूँ बिल्लू बदमाश। बिल्लू बदमाश? क्यों,
हिला डाला ना। नहीं, आज जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक के करियर से मुझे इतना पता चला था कि जॉब नहीं करनी है। आई लिटरली हेट डूइंग जॉब। सो मेरे ऑप्शंस क्या हैं? जॉब करनी है और जॉब नहीं करनी। अब पर्क्स क्या मिलते हैं दोनों में? इसमें तुम कुत्ते की जिंदगी बिताते हो और इसमें तुम कुत्ते की मौत मरते हो। सो मैंने कुत्ते की जिंदगी बिताना चूज करा। तपते रेगिस्तान से लेके बर्फीले हिमालय तक और मानसून की बारिशों से लेके सूखे बीहड़ों तक आपके संदेश, मेरी जिम्मेदारी। जी हाँ, मेरी पहली जॉब कोरियर बॉय। 400 रुपए महीना जो आगे जाके 2000 रुपए महीने में तब्दील हो गया। भाई यार, तेरी इतनी इमोशनल स्टोरी सुन के टट्टी निकल गई। चिंता मत करो मेरे दोस्त, ये पार्ट टाइम जॉब थी, बट अगर ना भी होती तो मेरी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जो भी काम पकड़ता हूँ ईमानदारी से करता हूँ। जैसे एक बार मेरी मम्मी ने मुझे मेरे मामा जी को कॉल करने के लिए 2 रुपए देके एसटीडी में भेजा, और एज ए 5 to 6 years old kid मेरा काम था 1 मिनट के अंदर अंदर अपने मामा को सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना। तो मैंने फोन लगाया, जेब में से मम्मी द्वारा लिखी हुई पर्ची निकाली एंड पढ़ने लग गया। एसटीडी वाले बंदे ने उसी समय मेरे में एक ट्रू लीडर देखा। ये देख बे, नेता की तरह पर्ची लिख के लाया। हेलो मामा जी, क्या हाल चाल है आपके? अबे तू तो नेता बे। हेलो हेलो, प्रोटोकॉल शरारती बंदर। नेताजी की ऑफिशियल प्राइवेट बातें पढ़ने के लिए तुम्हें कस्टडी में लिया जाता है। इंश्योर करो कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। यस सर। इस दुनिया में बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं, सो आई डिसाइडेड मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे महान नेता। अगले 3 महीने के अंदर अंदर करण 10 लाख रुपए कमाने वाला था। अगले दिन मैं गत्ते की फैक्ट्री में 1700 महीने में गत्ते काटने का काम कर रहा था। अच्छा सॉरी, नहीं कमाने वाला था। अबे तू है कौन? लिंक क्या तेरा? वो कहानी में आगे पता चल जाएगा। फिर मैंने टूटी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करा। कौन सी टूटी, छोटी या बड़ी वाली? बताओ, 2023 में भी लुल्ली जोक चल रहे हैं। आज के जमाने में क्या फर्क पड़ता है यार, टूटी छोटी थी या बड़ी थी या तुम हो। तो फैक्ट्री में 6 बजे चाय के साथ मट्ठी मिलती थी, और जो वो मट्ठी खाएगा उसे 2 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे साजिश के तहत वो मट्ठी खिलाई गई, ताजा ओवर टाइम में रात 8 बजे तक मेरे हाथ में टूटी थमा दी जाए। कमाल है यार, या एक छोटा बच्चा रात को 8 बजे फैक्ट्री में टूटी पकड़ के बैठा हो, तुम मुस्कुरा रहे हो। खैर, टूटी बड़ी होने के बाद कॉलेज के साथ शिवम में मिलके मैंने रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम करा, जहाँ पे शिवम प्रमोट होके आइसक्रीम मैन बन गया, और ऐसे यू 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 करके टर्किश स्टाइल में आइसक्रीम घुमा के एक बच्चे के नाक में डाल दी। जब वो बच्चा रोने लग गया तो शिवम बोला, अच्छा रो मत, तुझे टूटी से निकली हुई फ्रेश आइसक्रीम खिलाता हूँ। ये बोल के उसको वो कमरे में ले गया, और बाहर आके उस बच्चे ने हंसते हंसते बताया कि वो मैंगलोर से यहाँ पे फ्रेश टूटी की आइसक्रीम खाने आया था। अच्छा, दैट वाज लास्ट एनिमेटेड भाई जोक। इससे ज्यादा उस पर जोक मारूंगा तो सेकंड हैंड चड्डियों की सप्लाई बंद कर देगा। व्हाट? फिर कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने लैपटॉप रिपेयर की दुकान पे छोटू का काम करा। हाँ भाई, पूपू पूपू कर ले पहले बैकग्राउंड में। तो उस दुकान पे एक बार सज्जन आए, जिनके लैपटॉप में लाशों की चीरफाड़ वाली वीडियो देख के मैंने उल्टी मार दी। हमें बाथरूम तक का वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरे फ्लोर में एक ही छोटा सा बाथरूम था। यार अब तू बाथरूम में घुस गया यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ना भाई चिंता न कर, मिली लुल्ली छोटी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद इलेक्शंस में मैंने फ्लेक्सपोर्ट की दुकान में डिजाइनर का काम करा, जहाँ पे बाथरूम नहीं था और मुझे 10 घंटे तक रोज अपनी टट्टी रोक के रखनी पड़ती थी। एट द सेम टाइम कस्टमर्स वो जो चूहा टोपी पे पहनता है ना कुक्की, वो बन के सर पे बैठ जाते थे और अपने विजिटिंग कार्ड में अपने आधे खानदान की कुंडली लिखवा के कंपनी के लोगों को खींच खींच के तब तक बड़ा करवाते थे जब तक विजिटिंग कार्ड प्रेशर में आके फट के 4th डायमेंशन में ना चले जाए, और विजिटिंग कार्ड के नीचे लिखवाते थे, मेले चाचू की दुकान पे जुलूल जुलूल आना। अबे चड्डियां बेचता है भाई तू। आई डिसाइडेड बहुत हो गया यार, अब एक ढंग की जॉब करनी है। तो एक कंप्यूटर सेंटर में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मांगी। उन्होंने बोला फोटोशॉप चला के दिखा। मैंने टॉम क्रूज की फोटो डाउनलोड करी और उसके बाल हरे रंग के कर दिए। उन्होंने बोला डिजाइनिंग टीचर की जॉब पक्की, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी पौन देखता हुआ नहीं पकड़ा गया, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी जॉब से नहीं निकाला। बस मेरा ऐसे मन हो गया एक बेहतर जॉब ढूंढने का। तो मैं इंडीड पे नई जॉब ढूंढने गया, जहाँ पे भाई कंपनीज ऐसी वाली जॉब डिस्क्रिप्शन से लिखती हैं, वी नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, 8 फुट 6 इंच हाइट, 50 साल का एक्सपीरियंस फ्रेशर, वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, सोशल मीडिया मैनेजर, 5 बच्चों का कुंवारा बाप और छोटे चूतड़ वाला हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेटर। जब इतना कुछ करवाना ही है मुझसे, तो तुम्हारे बीवी बच्चे भी मैं ही पाल देता हूँ। तुम चले जाओ ना भाई नॉर्थ कोरिया में हॉलीडे मनाने। नॉर्थ कोरिया कौन जाता है भाई हॉलीडे मनाने? अरे मुझे क्या पता यार, मैं तो ग्राफिक डिजाइनर हूँ। एनीवे 2 साल कंपनी वालों की बीवी बच्चों के पालने के बाद मैंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग प्रेस में नोट चेक छापने का काम शुरू कर दिया। कितने पैसे निकलवाने हैं? 1 लाख। चेक तो सही भरा है ना? जी ये हमारे पति ने ही छापा है, और ऐसे बहुत सारे चेक वो मशीन से छापते हैं। इस हरकत की वजह से मुझे जेल में ले जाया गया, जहाँ पे मेरी चड्डी को छोड़ के सारे कपड़े छीन लिए। मेरी रिहाई के लिए डॉक्टर बबलू एस्कोबार ने मेरे साथ एक डील करी और मुझे बिल्लू बदमाश नाम के कैदी को ढूंढने का काम दिया। तहकीकात करते करते मुझे नदी किनारे बिल्लू बदमाश की फूल वाली चड्डी मिली, जिसको उसने भुट्टा पकाने के लिए जला दिया था। जब मैं वो चड्डी उठाने के लिए नदी किनारे गया तो मैंने अपने प्रतिबिंब को नंगा पाया। गुस्से में मैं सीधा डॉक्टर बबलू एस्कोबार के पास गया और मैंने पूछा कि मेरी एक लौती चड्डी कहाँ है। तो उन्होंने दिमाग हिला देने वाली बात बोली कि वो जली हुई फूल वाली चड्डी जो तूने हाथ में पकड़ी हुई है, वो
तुम्हारी ही थी, और जिस बिल्लू बदमाश को मैं तब से ढूंढ रहा हूँ वो मैं खुद ही था। ये सुन के डॉक्टर बबलू एस्कोबार ने मुझे मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट क्राइटेरिया है यूट्यूबर बनने के लिए। और वैसे भी मैं अपनी फुल वाली चड्डी की यादों के सहारे और नहीं जी पाता, तो इस गम को ओवरकम करने के लिए मैंने यूट्यूब पे आप जैसे शरीफ लोग को तंग करना शुरू कर दिया, और अभी तक कर ही रहा हूँ। और इस दौरान जितनी मजदूरी मैंने खुद करी है उतनी मजदूरी आज मैं अपने एनिमेटर्स से करवाता हूँ। ए, तुम लोग की रिहाई के 15,555 वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ। तो यस, ये थी मेरी मजबूर से लेके मजदूर बनने की कहानी, और चड्डी वाली कहानी एनिमेटर भाई के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, और मेरी पर्सनली जेल जाने वाली कहानी तो बिल्कुल ही नॉन्स। नेवर माइंड, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भूपेंद्र जी, विदेश कहाँ कहाँ गए आप? सर बहुत जगह गया हूँ मैं, नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी।